हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इकोनॉमिक्स का 20 क्वेश्चन प्रीवियस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए पहला देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुद्रास्फीति से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहता है, लेकिन देखते हैं फिर ये क्या है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है? तो सिर्फ भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सटीक नहीं है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, तो ये बात भी गलत है। ठीक, आरबीआई और सरकार दोनों की भूमिका होता है कि मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे। फिर मुद्रा प्रसार कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, तो ये तो कथन एक सही लग रहा है। मुद्रा प्रसार बढ़ने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो यदि मुद्रा का प्रसार अधिक होगा तो मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, ना कि वो नियंत्रण में रहेगा। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन हमको नहीं लगता है देखने की जरूरत है। वही है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती तो मुद्रास्फीति होती है। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में वृद्धि को मुद्रा प्रसार बोलते हैं। मुद्रा प्रसार बढ़ने से लोगों के पास अधिक पैसा हो जाता है। तो ये तो इजी टॉपिक था। चलिए आगे देखते हैं अगला। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या अनुपलब्धता से संबंधित है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बोलेंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धन की कमी। तो धन की कमी किसके कारण से होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जनरली होता है डॉलराइजेशन में। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं, सोना और चांदी, डॉलर और अन्य कठोर मुद्राएं, निर्यात योग्य अधिशेष। तो डॉलर है, चाइना का रोमेनबी जिसको युआन भी बोलते हैं, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है, जापान का येन है। तो ये सब में कुछ व्यापार ये सब होता है। तो डॉलर लिखा है और अन्य कठोर मुद्राएं। यदि इसकी उपलब्धता कम हो जाएगी तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, तो वही अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या मुख्य रूप से डॉलर और अन्य कठोर मुद्राएं, जैसे कि यूरो के बारे में नहीं बोला था हमने, एन है, पाउंड है, चाइना का जो है युआन है, ये सब क्यों। और इसी को मुद्रा क्या है, आईएमएफ में एसडीआर के रूप में मान्यता भी मिला हुआ है कि कमी से संबंधित है। ये मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में व्यापक रूप से स्वीकार्य और से उपयोग की जाती हैं। जब इन मुद्राओं की कमी होती है तो देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करना, व्यापार को वित्तपोषित करना और अपने ऋणों को भुगतान करना मुश्किल हो जाता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता और संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। और यदि ये सब कथन की बात किया जाए तो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है, कारण इनकी कमी विशिष्ट उद्योगों या क्षेत्रों में हो सकती है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय तरलता की व्यापक समस्या का मुख्य कारण नहीं है। फिर सोना और चांदी, ये ऐतिहासिक रूप से मूल्य के भंडार तो रहे हैं, लेकिन आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका उपयोग सीमित है। निर्यात योग्य अधिशेष, यह देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का समाधान नहीं करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजग्राम अवधारणा के मुख्य उद्देश्य का वर्णन करता है? तो ये तो कृषि से रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे सटीक कौन लग रहा है? सबसे सटीक यदि देखा जाए इसमें तो किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में प्रशिक्षण के लिए शामिल करना और इस तरह उचित समय और वहन करने योग्य लागत पर दूसरे को उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना, ज़्यादा तो सटीक यही लग रहा है, ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो किसानों को वही है, बीजग्राम अवधारणा का मुख्य उद्देश्य किसानों को स्वयं गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करना, इससे वे अपने लिए बीज तो उत्पन्न कर ही पाते हैं, साथ ही दूसरों को भी उच्च समय और वहन करने योग्य मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज
और यह अपना बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता और ग्रामीण स्तर पर बीज उपलब्धता को बढ़ावा देती है। ठीक है, बाकी कथन ज्यादा सटीक नहीं लग रहा है। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कर सकती है। तो ये क्वेश्चन 2016-17 के आसपास का होगा। ठीक है ना। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व व्यय को कम करना, तो ये कारण तो हो सकता है बजटीय घाटे कंट्रोल करने के लिए राजस्व व्यय को कम करना चाहिए। नई कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ, यदि ये किया जाएगा तो पैसा क्या होगा, राजस्व वहां से निकलेगा, तो ये तो नहीं होगा। बजट घाटा को कम करना हो। छूट को तर्कसंगत बनाना, मतलब सब्सिडी ये सब जो दिया जाता है उसको थोड़ा तर्कसंगत बनाया जाए, सही तरीके से उसको मैनेज किया जाए, तो क्या है, बजट घाटा को कम किया जा सकता है। तो एक कथन तो लग रहा है। उद्योगों का विस्तार, तो उद्योगों के विस्तार से क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है, जीडीपी का विस्तार हो जाएगा। लेकिन शुरू में क्या होगा कि धन को उद्योगों को खड़ा करने में लगाया जाएगा, जिसके कारण राजस्व की यानी पूंजी घटेगा, राजस्व घटेगा। तो ये भी क्या है, तत्काल सटीक नहीं है। तो दो ही कथन सही है, राजस्व व्यय को कम करना और छूट को तर्कसंगत बनाना। तो इस प्रकार से यदि आंसर देखा जाए तो केवल 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है। तो घाटे को कम करने के लिए सरकार को आय बढ़ानी या व्यय कम करने की आवश्यकता होती है। राजस्व व्यय को कम करना, कार्य घाटे को कम करने का एक सीधा तरीका है। गैर आवश्यक खर्चों में कटौती करने से सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे। फिर छूट को तर्कसंगत बनाना, तो सब्सिडी छूट सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ तो डालती है। कर इन्हें तर्कसंगत बनाने का मतलब है कि इन्हें कम करना होगा, उन्हें लक्षित समूह तक ही सीमित करना होगा, जिससे सरकारी व्यय कम हो सकेगा, तो बजट घाटा कंट्रोल में रहेगा। कारण नई कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ करना, तो इससे सरकारी व्यय में वृद्धि होगी। चलिए इस बात को हमने समझा दिया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इरेडा जिसको बोलते हैं IREDA, यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। तो ये पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी होना ही चाहिए। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो ये बैंकिंग कंपनी तो नहीं है, ठीक है, बैंक से रिलेटेड नहीं है, तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये दोनों कथन सही होना चाहिए। तो दोनों कथन तो सही है। ठीक है। IRDA जिसको बोलते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है। फिर बोल रहा है IRDA गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से वह वे सूचक हैं या हैं जिसका ये जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ सूचकांक है, अल्प पोषण है, शिशु वृद्धि रोधन है और शिशु मृत्यु दर है। यहाँ पे टर्म है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल इंडेक्स फिर रिपोर्ट बनाने के लिए क्या ये तीनों की जरूरत पड़ता है, तो पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। अल्प पोषण कर जनसंख्या को वहनपात जिसके भोजन का सेवन अपर्याप्त है तो वो अल्प पोषण कहलाता है। ठीक है। अंडर नरिशमेंट जिसको बोल सकते हैं। फिर है शिशु वृद्धि रोधन, चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब कि शिशुओं का वृद्धि यदि नहीं हो रहा है तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वह अनुपात जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। ठीक है। कर शिशु 6 चाइल्ड वेस्टिंग, कर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वह अनुपात जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाता है, मतलब वजन भी कम है। ठीक है, वहां तक 3 टर्म था, ये टर्म को भी ध्यान देना। शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टलिटी, कर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, कर इसीलिए दिए गए तीनों संकेतक अल्पोषण, शिशु वृद्धि रोधन और शिशु मृत्यु दर का उपयोग IFPRI द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। साल दर साल
लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयाँ की जा सकती है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो किसी और साल का था, यानी 2016-15 का होगा, ये 17 का है लगभग। वो जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा तो वही है, एक आध ऑप्शन यहाँ पे चेंज है। तो यहाँ भी वही है, तो राजस्व घटा को यहाँ पे भी क्या है, घाटे का बजट को ही कंट्रोल करने की बात कर रहा है ना, तो राजस्व व्यय को घटाना ये तो होगा ही। ये तो दूसरा वहाँ भी था, सहायकी यानी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा अलग किया है। फिर है आयात शुल्क को कम करना, तो आयात शुल्क को कम करना, इससे भी बजट घाटा नहीं घटेगा। ठीक है, आयात शुल्क को घटाएंगे तो भी क्या होगा, राजस्व की कमी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर 1, 1 और 3 ही होगा। ठीक है, लगातार घाटे के बजट की स्थिति में सरकार को घाटे को कम करने के लिए आय बढ़ाने या व्यय कम करने के उपाय करने होते हैं। ठीक है, इस टर्म को पढ़ लेते हैं। बाकी तो पिछला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा तो वही था, कर आयात शुल्क कम करने से सरकारी राजस्व में कमी आएगी जिससे घाटा बढ़ सकता है। ठीक है, कर भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंक को यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, या पेमेंट बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो एक होता है पेमेंट बैंक्स, जैसे एयरटेल का है, पेटीएम है। ठीक है, ये सब है। तो पेटीएम तो फिलहाल पेमेंट बैंक्स। अच्छा, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक हैं, यानी पेमेंट बैंक के रूप में यूज हो सकता है, जैसे पेटीएम है, अमेजन, ये सब है। ठीक है, फोन पे, ये सब है। तो ये सब भुगतान बैंक तो है। तो ये कथन सही है। कर भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड तक तो वो जारी कर सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड जारी करने का अधिकार नहीं होता है। कर भुगतान बैंक ऋण देने के लिए कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। तो भुगतान बैंक ऋण देने के लिए कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, ऋण देने का काम भी ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कथन भी सही है। दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से ये 1 और 3 ही सही होना चाहिए। साथ ही साथ ये मांग जमा डिपॉजिट तो करते हैं, ठीक है, बट ऋण नहीं देते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार मोबाइल टेलीफोन श्रृंखलाएं और अन्य संस्थाएं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य होते हैं। ठीक है, भुगतान बैंक केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, जिसको एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं। क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए उन्हें पूर्ण बैंक का लाइसेंस लेना होगा, और ये सब यदि जारी भी करवाते हैं तो क्या है, दूसरे बैंकों की सहायता से करवाते हैं। भुगतान बैंकों को ऋण देने की अनुमति नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य छोटे बचत खातों और भुगतान सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, कभी कभी संचारों में दिखने वाले आईएफसी मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए जानते हैं मसाला बॉन्ड आखिर है क्या। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। तो ये कथन सही होना चाहिए। यह रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत है। तो ये कथन भी क्या है, सही है। आइए देखते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी जो मसाला बॉन्ड जारी करता है, विश्व बैंक का एक समूह का एक सदस्य है। यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। मसाला बॉन्ड रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय रुपये में जारी किया जाता है, लेकिन इन्हें भारत से बाहर बेचा जाता है। यह बॉन्ड सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के लिए ऋण वित्त पोषण के स्रोत के रूप में काम करता है। ठीक है, विश्व बैंक समूह में 5 संगठन शामिल है। कौन कौन है ये थोड़ा देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको IBRD बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, मध्यम आय और साख वाले विकासशील देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करना होता है।
फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको बोलते हैं IDA, दुनिया के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान प्रदान करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, जिसको अभी हमने देखा, कर विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को ऋण, इक्विटी निवेश और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। आगे है कि बहुपक्षीय निवेश ग्रांट एजेंसी, जिसको मीगा बोल सकते हैं, MIGA, विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों जैसे कि राजनीतिक जोखिम के खिलाफ निवेशकों को बीमा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र ICSID, राज्यों और विदेशी निवेशकों के बीच निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह की सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो विश्व बैंक समूह का ये 5 संगठन है। इसमें अब भी हमने IFC के बारे में देखा। अच्छा, हाँ, 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको या किन को भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसे परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। क्या बोल रहा है? सड़कों हैं, इमारतों हैं, मशीनरी हैं आदि जैसे परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, तो ये भी पूंजी बजट में शामिल होगा। यहाँ बजट बोल रहा है तो बजट में आय और व्यय दोनों होता है। फिर विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, तो ये भी क्या है? पूंजी बजट में माना जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान, ऋण और अग्रिम, ये भी क्या है? पूंजी बजट का ही भाग होता है। तो यहाँ पे तीनों सही होगा। ठीक है, तो तीनों कथन तो सही है। कर पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों शामिल होते हैं। करे पूंजीगत व्यय, कर वे खर्चे जो सरकार संपत्तियों के अधिग्रहण, ठीक है, या निर्माण पर करती है, सरकार के दायित्व को कम करते हैं। इसमें शामिल क्या है? सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय पहला था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम, ठीक है, ये कथन तीसरा था। ये हमने देख रहा, ये व्यय का भाग है। करा क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति बढ़ती है ऋण के रूप में। फिर एक पूंजीगत प्राप्तियां, कर वे प्राप्तियां जो सरकार पर दायित्व बनाती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती है। इसमें क्या शामिल है? विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण है तो इसको तो फिर बाद में चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इससे सरकार पर ऋण का दायित्व बनता है। कर इसलिए दिए गए तीनों कथन भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कर हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? रूबल, रेन, भारतीय रुपया या रेनमिनबी। तो ये 2016-17 के आसपास जोड़ा गया होगा। ठीक है, और उसी वक्त का क्वेश्चन है। तो SDR में ये टोटल लगता है 5 या 6 होना चाहिए, अन्यथा प्राप्त मुद्रा है। ठीक है, आइए देखते हैं। रेनमिनबी, जिसे युआन के नाम से भी जाना जाता है, वो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष अधिकार बास्केट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था और इसे 2016 में शामिल भी किया गया था। 2016 में शामिल किया गया था। तो SDR बास्केट में अभी क्या क्या है? अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, चीनी रेनमिनबी, जिसको युआन भी बोलना चाहिए, 1 2 3 हो गया, जापानी येन हो जाएगा और ब्रिटिश पाउंड शामिल है, टोटल 5। कर हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव? अच्छा किया, अभी तो पढ़ा हमने, डबल तो नहीं जोड़ दिए। आइए, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, तो वहाँ IFC था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। आपका है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, IMFC। IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्यों की दिशा में सलाह देता है। तो ये कथन इसके लिए सही है। IMFC की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक के भांति भाग लेता है, तो ये कथन भी सही ही है और ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपने कार्यों की दिशा पर
सलाह देता है। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को रिपोर्ट करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मार्गदर्शन का प्रदान करता है। कथन 2 सही है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक IMFC की बैठकों में एक प्रेक्षक के रूप में भाग लेता है। IMFC की बैठकों में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिनमें विश्व बैंक भी शामिल है। इससे IMFC को व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है और विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवरण इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम है? तो ये यहाँ पे टर्म है इंपोर्ट कवर। तो इंग्लिश पढ़ने में यहाँ पे ज्यादा ध्यान जाएगा कि आखिर इंपोर्ट कवर होता क्या है या आयात आवरण क्या है। तो होता है क्या, भारत कुछ धन को रिजर्व रखता है स्वर्ण के रूप में, डॉलर के रूप में। यही आयात आवरण है कि उससे कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सप्ताह तक या एक आध दिन तक, कितना दिन तक आयात किया जा सकता है, वही इंपोर्ट कवर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सटीक है कि यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। पर आयात आवरण एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो किसी देश की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। यह बताता है कि देश के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार से कितने महीनों तक आयात बिल का भुगतान किया जा सकता है। कर इसे महीनों की संख्या में मापा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश का आयात आवरण 6 महीने है तो इसका मतलब है कि उस देश के पास इतनी विदेशी मुद्रा भंडार है कि वह 6 महीने तक अपने आयात बिल का भुगतान कर सकता है, भले ही उसे कोई नया विदेशी मुद्रा प्राप्त ना हो। यही है इंपोर्ट कवर, आयात आवरण या इंपोर्ट कवर। अन्य विकल्प गलत क्यों है? क्योंकि यह आयात मूल्य और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को नहीं बताता है, तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम इसका प्रयोजन SC और ST में एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। ये कथन सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रदान करता है। कथन सही है। कथन तो सही है। स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह योजना उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से पुनर्वित्त यानी रीफाइनेंस का प्रदान करती है। सिडबी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। SC, ST और महिलाओं उद्यमियों को ऋण देते हैं। इसलिए दोनों कथन क्या है? सही है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कोर बैंकिंग समाधान, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिसको बोलेंगे CBS पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से इस पद का सही वर्णन करते हैं या करता है? तो क्या होता है कोर बैंकिंग? यह बैंक की संख्याओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्हें अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। तो ये बात सही है, कोर बैंकिंग से रिलेटेड है। यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से RBI का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। तो CBS से रिलेटेड ये टर्म है ही नहीं। फिर यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक यानी नॉन परफॉर्मिंग, जिसको बोलते हैं परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। तो ये भी इसके लिए सही नहीं है। यहाँ पे केवल एक ही कथन सही होगा। ठीक है, कोर बैंकिंग से रिलेटेड। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी CBS एक ऐसी प्रणाली है जो बैंक की सभी शाखाओं को एक केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ती है। इससे ग्राहक को अपने खाते को किसी भी शाखा में संचालित कर सकते हैं, भले ही उन्हें खाता कहीं भी खोलना हो। यह ग्राहक सुविधा को बढ़ाता है और बैंकिंग कार्यों को सुगम है। दूसरा कथन और तीसरा कथन जो है इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? तो ध्यान देना है, इसको जब हमने सर्च करके देखा तो कहीं से हमको उत्तर मिला कि 2020 में ये बंद कर दिया गया है, लेकिन कहीं से उत्तर मिला कि अभी भी इस डाटा को जारी किया जा रहा है और डाटा भी मिल रहा था। ठीक है, तो इसको विश्व बैंक तो जारी करता है व्यापार करने की सुविधा सूचकांक। कर व्यापार करने की सुविधा सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रैंकिंग प्रणाली है। सूचकांक विश्व बैंक हर साल जारी करता है। इस सूचकांक के आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। इस रैंकिंग से पता चलता है कि किसी देश में कारोबार करने में कितनी आसानी होती है। यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका पैरामीटर क्या है, कैसे इसमें लोग कौन सा देश किस प्रकार से शामिल होगा? तो कंस्ट्रक्शन परमिट, रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट लेना, टैक्स पेमेंट, मैग्नीजियम, संपत्ति अधिकार, नियामकीय वातावरण। इस सूचकांक में उच्च रैंकिंग का मतलब है कि विनियामक वातावरण कारोबार शुरू करने और संचालन के लिए ज्यादा अनुकूल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग साल 2019 में भारत 77वें स्थान पर था। ठीक है, तो देखिए 2024 का भी डेटा मिल रहा है। तो कर रहा साल 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर था। मतलब इसका मतलब है कि अभी भी ये जारी है। ठीक है, 20 में 63वें स्थान पे, 19 में 77वें स्थान पे, इसमें ये 23वें स्थान पे है, तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर, जिसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR का के उद्देश्य क्या है? क्या बोल रहा है? आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट का उद्देश्य क्या होता है? तो ये भी एक अच्छा टर्म है। कह रहा है ये दिशा निर्देश उधार की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ दूसरा कथन क्या बोल रहा है? ये दिशा निर्देश बैंक की साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। साख मतलब एक तरह से उधारी होता है। ठीक है, क्रेडिट जिसको बोल सकते हैं। तो साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो देने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म है वही कि MCLR क्या होता है। तो ये इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि बैंक को भी न्याय के लिए न्याय संगत और साथ ही साथ ऋण जो लेने वाला है उसके लिए भी हो। तो ये कथन दोनों सही है। क्या बोल रहा है? MCLR का उद्देश्य उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई गई पद्धति में पारदर्शिता लाना है। MCLR के तहत बैंकों को अपनी उधार दरों को फंड की सीमांत लागत से जोड़ना होता है, जिससे अधिक पारदर्शी हो जाता है कि दरें कैसे निर्धारित की जाती है। फिर है वही कि MCLR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें उधारकर्ताओं और बैंक दोनों के लिए न्याय संगत हो। MCLR बैंकों की उनकी वास्तविक लागतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करने में मदद करता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ताओं को अत्यधिक उच्च दरों का सामना न करना पड़े। जरा समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण, वेस्ट इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का क्या संदर्भ है? तो ये होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर आवंचन पर प्रतिबंध लगाना। यानी कि क्या है, टैक्स हुआ जो नियम है उसमें जो खामियां हैं उससे ये जो बड़े बड़े कंपनी है सब उससे टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। वही है बेस ऑरिजन इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण। तो उसके विरोध ये क्या है, प्रतिबंध लगाता है। तो देखते हैं क्या है, आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर आवंचन टैक्स अवॉइडेंस पर प्रतिबंध लगाता है। BEPS उसी का शॉर्टकट रूप, ठीक है, ऐसी कर नियोजन रणनीतियों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों
कर नियमों में मौजूदा खामियों और विसंगतियों का फायदा उठाकर लाभ कम या बिना कर वाले स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए करती है, जिससे कर आधार टैक्स का क्षरण हो जाता है और अन्य देशों को कर राजस्व का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। बीईपीएस को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कह रहा कभी कभी संचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए जानते हैं। बिटकॉइंस की खोज खबर देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है। दूसरे देश का अपना अपना जो भी केंद्रीय बैंक हो सकता है, जो भी नाम रहे, ठीक है। तो क्या बिटकॉइंस पे वो नजर रखता है, ये खबर रखता है? तो नहीं रखता है। बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है, तो ये कथन सही है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 केवल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिटकॉइंस का हिसाब किताब किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं रखा जाता है। बिटकॉइन विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है जिसका प्रबंधन ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से वितरित तरीके से किया जाता है। किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण का इस पर नियंत्रण नहीं होता है। फिर एक कथन 2 सही है। बिटकॉइन पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। यह बिटकॉइन नेटवर्क की बुनियादी कार्यप्रणाली है। बिटकॉइन के माध्यम से ऑनलाइन अदायगी में लेन देन करने वाले दोनों पक्षों की पहचान जाने बिना भी भुगतान किया जा सकता है। बिटकॉइन लेन देन छद्म नाम वाले यानी जिसको बोलते हैं स्यूडोनोमस होते हैं, जिसका अर्थ है कि लेन देन को बिटकॉइन पतों से जोड़ा जा सकता है, बट लेकिन जरूरी नहीं है कि वास्तविक दुनिया की पहचान से जोड़ा जा सके। देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC यानी एपेक द्वारा की गई है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना तो ब्रिक्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा किया गया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इसमें तो और भी सदस्य भी जुड़ गए हैं ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है, सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देश द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है, ठीक है। ये विकासशील देशों के लिए वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत वैश्विक विकास वित्त प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ ध्यान देना है कि ब्रिक्स में अभी यही 5, ठीक है, और भी देश जुड़े हैं। लगभग ये 10 या 11 हो गया, कंफर्म नहीं है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं रफी के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल ज्योग्राफी के क्यूज के साथ, ठीक है।